हेलो एवरीवन, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अमित कुकरेती। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीपीओ का जो आपका शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था वो हमारा अभी सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम सीजीएल मेंस में जो आपके पेपर बने थे उसका सॉल्यूशन किया था, यानी ये सीरीज जो आपकी पूरी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। इसी संदर्भ में आगे हम जो चले थे वो आपका चला था सीपीओ का। अब सीपीओ का जो पहला शिफ्ट था, पहले शिफ्ट के जो पहले 25 क्वेश्चन थे उसको हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अब इसमें जो अगला क्रम है, आपको पता है सीजीएल जो सीपीओ है उसमें टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 बनते हैं। तो पहले 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद अगले जो 25 क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं कि वो आपके किस तरीके से। अब जहाँ जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को चलना होगा उन पर कॉन्सेप्ट पे डील करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 26। ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये नंबर सीरीज का है, और नंबर सीरीज में जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे आपको पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आपका रिप्लेस करेगा, यानी जो दिए गए ऑप्शन है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आप नंबर को देखते हैं तो नंबरों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े आसान से इसका आपका तरीके से बन जाएगा। एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर आप अल्टरनेटिव में चलें इसको, ये देखिए यहां से यहां अगर आप जाए 115 से अगर आप 122 में जाएं तो कितने का आपका गैप है इसमें, 7 का, ठीक है। 22 से अगर आप 29 में भी जाएंगे तो यहां भी कितने का गैप बनेगा आपका, 7 का। तो हमने जब अल्टरनेट में चीजों को देखा तो आपका +5 का चला। अब देखिए 130 से 137 में जाओ, यहां भी कितने का गैप आएगा, 7 का। और 137 से जब आप +7 और ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आपके पास बनना चाहिए ऑप्शन बी यानी 144। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है उसको कौन रिप्लेस करेगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 144। तो सीरीज में बहुत जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को जरूर पहचानिए कि वहां मल्टीप्लिकेशन चल रहा है या आपका एडिशन का गैप। तो अगर आप देखें यहाँ नंबरों के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो आपका ये कौन सा सिंपल किस पे काम करेगा, ये आपका गैप पर ही काम करेगा, ठीक है। चलिएगा चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, यानी आज का जो दूसरा क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आपका 27वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, दिशा एवं दूरी से। अब आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले बड़े आराम से पढ़ना है, उसके बाद आप लगा के देखिएगा कि आपका आंसर कितना आना चाहिए। देखो आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, यानी विद इन आपका ये 25 से 30 सेकंड के अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। 25 से 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है, एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कि इसका एक्चुअल में आंसर आपके पास कितना आना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को आप पॉज करके जरूर इस चीज को देख सकते हैं। अब आपके पास बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न एग्जाम में बनता नहीं है, प्रश्न आपका बहुत ही आसान होता है, जैसे आपने डिस्टेंस डायरेक्शन का ये क्वेश्चन देखा होगा। अब इसमें क्या कहा गया, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड एंड मूव 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। एक पर्सन जो है जेड से शुरू करता है और साउथ में कितना जाता है, 7 किलोमीटर। तो एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं, आप भी साथ साथ में बनाते रहिएगा और जरूर चेक कीजिएगा आपका इसमें आंसर कितना बन के आया। अब एक बार ट्राई करते हैं इसको। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड एंड मूव 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। ये कोई यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम है जेड। यहाँ से कोई आदमी जो है साउथ को स्टार्ट करता है और साउथ में एक्चुअल में जाता कितना है, साउथ में जाता है, ये लिखा गया इसमें 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने 7 किलोमीटर लिखा, ये साउथ में आपका 7 किलोमीटर गया। ही टर्न राइट एंड मूव 5 किलोमीटर। अगर कोई आदमी साउथ में देखता है तो उसका राइट किधर होना चाहिए, आपको पता है ये राइट में टर्न लेता है, यानी इस तरफ वेस्ट की ओर जाता है और कितना मूव करता है, 5 किलोमीटर। आगे देखिएगा फिर क्या होता है, राइट टर्न लेता है। देखो पहले साउथ में गया, फिर राइट गया 5 किलोमीटर, फिर टर्न राइट लेगा। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट वेस्ट में फेसिंग है और अगर वो राइट टर्न लेता है तो बड़े ध्यान से देखिए, राइट टर्न लेगा तो कहाँ को मूव करेगा, फिर से नॉर्थ को मूव करेगा। और मूव कितना करता है ये ऊपर को करता है मूव 3 किलोमीटर, यानी ये इतना पहुंचा। आगे देखिएगा देन टर्न राइट, फिर से राइट को टर्न हुआ। अब राइट टर्न होगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फिर से इस तरफ यानी ईस्ट में, और कितना जाता है, 1 किलोमीटर। अब यहां पे ये इस तरफ गया और 1 किलोमीटर मूव हुआ राइट में। ध्यान से देखिएगा आगे क्या पूछा गया, फिर से ही टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, यानी आदमी की अभी जो फेसिंग है वो ईस्ट में है, और ईस्ट में जब फेसिंग होता है लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है नॉर्थ की ओर फेसिंग होगा, और नॉर्थ में कितना जाता है फिर 4 किलोमीटर। अब आप बड़े ध्यान से देखना,
ये पूरी डिस्टेंस पहले हमारे पास 7 किलोमीटर थी, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है ये आदमी यहाँ की वैल्यू 3 है, तो यहाँ वाली जो एक्चुअल में वैल्यू जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 3, और बाकी जो बची हुई है वो कितना है 4। अब ये आदमी यहाँ से यहाँ पर मूव करता है और ऊपर के लिए जाता है नॉर्थ में, और यहाँ से भी नॉर्थ में कितना जाता है 4 किलोमीटर ये नॉर्थ में जाता है, यानी इस जगह पर ये एक्चुअल में पहुंच चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया इसमें, प्रश्न आपको पूछा गया है कि हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ही मूव टू रीच पॉइंट जेड। अगर उसको जेड में जाना हो तो उसको कितना मूव करना पड़ेगा। अभी वो यहां पर है, उसको यहां से यहां इस पॉइंट पे जाना है, और इस पॉइंट का नाम जो है वो उसने एक्स दिया। अगर आपको एक्स से जेड तक जाना है तो इस तरफ आपको कितना मूव करना पड़ेगा भाई, जितनी डिस्टेंस ये होगी। और आपको पता है ये पूरा का पूरा 5 था, यहां से यहां पे अगर 1 था तो ये भी कितना होगा 1, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा 4। यानी उसे एक्चुअल में एक्स से जेड तक जाने में कितना दूरी तय करनी पड़ेगी 4 किलोमीटर। और यहां से यहां कौन सी डायरेक्शन में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट को देखिए आप, तो कौन सी डायरेक्शन में है ये, ईस्ट में। तो इसका जो आपका एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 4 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके पास दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको क्या पूछा गया, अगर आप इस इक्वेशन में ये जो अल्फाबेट दिए गए हैं DBCA, इनकी जगह अगर आप इनकी वैल्यू को लिखें, जैसे A डिनोट करता है किसको, प्लस को, उसी तरीके से B डिनोट करता है इनटू को, अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो आपका एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए। तो एक बार इसको आप देखिएगा, इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इसके पास आंसर कितना आना चाहिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत जल्दी इसका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। ये इतना प्रश्न नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समय लें, 10 से 12 सेकंड के अंदर आप इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास दिया गया 39। अच्छा डी का मतलब क्या है, आप ऊपर देखिएगा, डी का मतलब है डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगला आएगा आपका 13। बी का मतलब आपके पास क्या दिया गया, इनटू, तो यहाँ पे इनटू रख दो, फिर रखो 2। सी का मतलब क्या दिया गया आपको, सी डिनोट माइनस, तो सी की जगह माइनस रखो, फिर क्या रखिएगा 6। फिर अगला है ए, और ए का मतलब आपके पास क्या दिया गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस रखो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिंपल क्या चलता है, वर्ड मास का रूल चलता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 13 का डिवाइड अगर आप 39 में करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 8। अब आप इस एक्सप्रेशन को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, और यहां अगर आप देखें -6 और +8 कितना होगा आपका +2, तो 6 और 2 कितना होना चाहिए 8। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कितना आना चाहिए, ऑप्शन बी यानी 8। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके 7 to 8 सेकंड में आपके पास बन जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 यानी 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका वो आपके पास दिया गया इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर से, और ये इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर का नया टाइप वाला क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसने क्या कहा, इसमें आपके पास 3 रो दी गई, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। अब आपको किसी तरीके से फर्स्ट रो में जो नंबर दिए गए इनको आपस में सेटिस्फाइड करना है, और इनको सेटिस्फाइड करके आपने एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक वैल्यू निकालनी होगी। अब इन तीनों नंबर में लॉजिक लगाना है, जैसे लॉजिक उसमें लगेगा उसी से आपका सेकंड वाले में लगेगा, और सेम लॉजिक आपका किस में लगेगा, थर्ड में। और इसी प्रक्रिया को अगर आप आगे बढ़ाते हुए जाएं तो आपको इसको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का आपको वैल्यू निकालनी होगी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आपको नंबर को आपस में ब्रेक नहीं करना है, यानी कंप्लीट नंबर में पूरा का पूरा आपने ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को बनाएगा, क्या इसके पास आंसर बन रहा है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे। मैं फिर इसके सॉल्यूशन पे आता हूं कि किस तरीके से आपका इसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आपने नंबरों के साथ खेल करना है और सेटिस्फाइड करते हुए चीजों को बनाना है। अब आप अगर फर्स्ट रो में देखें 19 दिया गया, 6 दिया गया, 37 दिया गया, चलो ठीक है, 21 8 और यहाँ 45। आगे देखें 72 14 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में वास्तव में जो लॉजिक लग रहा था, बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्या था। ये जो थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर में से आपने माइनस करना था कौन सा, पहला वाला नंबर। ध्यान से सुनते रहिएगा, थर्ड में से पहला नंबर, यानी अगर आप 37 में से कितना घटाएं 19, तो देखो कितना बचना चाहिए आपके पास,
आपके पास बचेगा यहाँ देखो 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना बचा 18। थर्ड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया तो क्या बचा 18। अब 18 में जो है आपने डिवाइड करना था, यानी इनका जो रिजल्ट आया उसमें डिवाइड करना था 3 का, तो आपके पास कितना आएगा 6, यानी कौन सा नंबर आया जो बीच में दिया गया। फिर से सुनिएगा क्या करना था, 45 में से माइनस करना है 21, तो चलो करते हैं। 45 में से आपने माइनस करना है 21, यानी थर्ड में से पहला नंबर को माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 24। फिर जो आया उसमें कितने का डिवाइड करना है 3 का, तो आपके पास आएगा 8। 8 का मतलब ये बीच वाला आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इस पे चलना था बस। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस वाली वैल्यू को निकालना है। और ये कैसे निकालना था आपने, इसको इस तरीके से करना था कि देखो हम थर्ड में से पहला वाला नंबर माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से पहला वाला, यानी यहां क्या करेंगे x में से कितना माइनस करेंगे, x में से माइनस करेंगे कौन सा आपका ये 72। चलिए 72 को माइनस किया, इसका जो रिजल्टेंट आएगा थर्ड और पहले का जो रिजल्टेंट आएगा उसको डिवाइड करना था किससे 3 से, और वो आपके किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपका बीच वाली वैल्यू के बराबर, यानी 14 के बराबर। तो ठीक है, आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर कितना आएगा देखो, अब आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 72 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 42, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 42 प्लस कितना 72। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा 114। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है उसकी जगह आपके पास आंसर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन 1 आना चाहिए था 114। तो दोस्तों ये आपका नया पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां इस तरीके से आपके पास भाषा बनी हुई रहती है, लैंग्वेज में आता है, यानी आपने नंबर्स को ब्रेक नहीं करना, कंप्लीट नंबर पर आपने लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा बनना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो आपका पूछा गया है सीरीज से, और सीरीज का ये नॉन वर्बल वाला आपके पास पोर्शन बना हुआ है। एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन से हटता हूं और आप इसका बनाइएगा। इसके पास आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आना चाहिए, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। फिर मैं इसकी अप्रोच और इसके आंसर पे चलता हूं कि वास्तव में ऐसे प्रश्नों को आपने किस तरीके से सॉल्व करना और किन बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, देखिए अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो यहां जो ये आपके पास हेक्सागन बना है, ठीक है, ये देखो किस पैटर्न में है। और यहां पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास हेक्सागन है, लेकिन ये दूसरे शेप में है। फिर यहां हेक्सागन देखो सेम वैसी, यानी पहले वाले पोर्शन में आपके पास हेक्सागन ऐसा था, और जब आप दूसरे में गए तो आपके पास ऐसा हेक्सागन आया। जब आप दूसरे से तीसरे में गए तो देखो हेक्सागन कैसा आया, फिर वही वाला रिपीट हुआ। इसका मतलब जब आप नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको कैसा हेक्सागन दिखना चाहिए, जैसा आपका दूसरे नंबर पे है। अब देखो दूसरे नंबर पे जो हेक्सागन है वही वाला आपका वहां आना चाहिए उस तरीके का, यानी जहां ऑप्शन में ये वाला हेक्सागन नहीं होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। यानी कौन कौन सा ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा, कोई होगा, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, यानी सारे आपके जो ऑप्शन है वो इसी तरीके के हेक्सागन के हैं। अब देखो यहां से तो आपके काम नहीं मिला, लेकिन अगर आप इस हेक्सागन में देखें तो आप देखो है तो ये भी हेक्सागन, पहले आपका ये एरो इस तरफ था, यानी ये लाइन की बात करें, दूसरे में यहां था, यानी पहले इस तरफ, ध्यान से सुनना, पहले आपके पास लाइन ऐसे थी, फिर अगले में लाइन ऐसे हो गई। और अगर आप देखें केवल लाइन पे फोकस करें, लाइन का मतलब इस पे और इस पे फोकस करें आप, तो ये रोटेट हुआ है आपका क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ कितना 90 डिग्री। समझ गए ना, यानी पहले आपका इस तरफ एरो था, अगले में इस तरफ हो गया। तो यहां देखो ये आपका जो वैल्यू आता है डिग्री में वो कितना आता है 90 डिग्री और क्लॉकवाइज में। और अगले में देखो यहां पे था, अगले में यहां पे था, फिर इस तरफ चला गया, देखो ये वाली लाइन इस तरफ गई, तो यहां से यहां भी ये कितना रोटेट हुआ क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यानी नेक्स्ट में आपके पास कहां होना चाहिए, नेक्स्ट में आपके पास जो एरो का निशान है वो कुछ इस तरफ होना चाहिए। और आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां वो आपका इस तरीके से है, ठीक है, ऑप्शन 2 में नहीं है, ऑप्शन 4 में नहीं है। देखो आपकी जो लाइन होनी चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए जैसे यहां पर दिया गया, ठीक है, यानी पहले एरो आपका इस तरफ था, फिर दूसरे में गए तो इस तरफ हो गया, जब तीसरे में गए तो इस तरफ हुआ, यानी जो चौथा होना चाहिए आपका एरो इस तरफ होना चाहिए, और वो आपका दूसरे चौथे में नहीं है। यानी कहां है, पहले और तीसरे में। अब पहले और तीसरे में एक तरफ है, लेकिन तीसरे में देखिएगा एरो
आपका कुछ इस तरीके से दिया गया, जबकि ये कंप्लीट अंदर भी जाना चाहिए। तो पहला नहीं, इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि आपके पास अगला प्रश्न किस तरीके से है और क्या दिया गया। देखो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका सीरीज का है। अब इसने कुछ अल्फाबेट दिए हैं आपके पास और यहां पूछा गया अगला आपके पास टर्म क्या आना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे ABEG, FHI और कुछ इस तरीके से आपके पास दिए गए। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, फिर देखेंगे अगला क्या आना चाहिए। तो एक बार इसको लगाएगा, मैं स्क्रीन से थोड़ी हट जाता हूं, देखिए इसको। अब आपको कहा है जब भी अल्फाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या करना है इन क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपका गैप है, ये कुछ इस तरीके से है आपका, ये 4-4 लेटर का पेयर है। ठीक है, यहाँ देखो जरा, आप यहाँ A से कहाँ गए? F में गए, F से कहाँ गए? K में, K से कहाँ गए? P में। अब देखो A का नंबर 1 होता है, F का आपका 6 होता है, K का 11 होता है और P का कितना होता है फिर 16। अब यहाँ अंतराल देखिएगा, जब आप यहाँ से यहाँ तो कितने का गैप आया? 5 का। फिर यहाँ भी देखो कितने का गैप आया? 5 का। फिर आगे देखो 5 का गैप, यानी जब आप नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो वहां भी 5 का गैप आना चाहिए। और 16 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 21। और 21 कौन से अल्फाबेट की पोजीशन होती है? यू की। यानी आपका जो ऑप्शन की शुरुआत है वो किससे होना चाहिए? यू से। अब जहां जहां यू से नहीं है उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, यानी पहला और चौथा आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब अगर आप इसमें देखें तो यू आर, पहले दो जो बचे हुए हैं इसमें पहले दो एक जैसे हैं, तो हम इनको चेक नहीं करेंगे, तीसरे वाले को चेक करें। अब तीसरे वाले में देखें, ये आपका E है, E के बाद H आया, H के बाद यहाँ K आया और K के बाद N आया। तीसरे अल्फाबेट को चेक कर रहे हैं। देखो E की पोजीशन कितनी होती है? 5, H का कितना होता है? 8, K का कितना होता है? 11 और N का कितना होता है आपका? 14। अब इनके बीच का गैप देखें, कितने का गैप है? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 3 का गैप। और यहाँ भी कितने का है? 3 का, यानी अगले में भी कितने का गैप आएगा? 3। और 14 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 17। और 17 किसका होता है? Q का। इसका मतलब यहाँ पे जो तीसरा है वो Q आना चाहिए। अब जो दोनों बचे ऑप्शन हैं कौन कौन से? तीसरा और जो दूसरा है, उसमें थर्ड पोजीशन पे Q आना चाहिए। तो थर्ड पोजीशन में Q कहाँ है? केवल ऑप्शन 2 में है। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इसके लिए आपके आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 2, यानी यहां पे आना चाहिए URQO। ठीक है, तो सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चनों को कुछ इस तरीके से करना और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्या निकालना है? इनके बीच का गैप ही निकालना है। तो ये आपका बना हुआ क्वेश्चन इस तरीके था, बड़ा आसान था। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी 10-12 सेकंड से ऊपर का आपका समय लगना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन किस तरीके का है एक बार उसको देखें। बहुत बढ़िया, सेम इसी तरीके का आपके पास क्वेश्चन पूछा गया और यहां ये भी आपका सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लगाएगा, सेम वैसी है, केवल आपने गैप ही चेक करना है, गैप के आधार पर आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, क्या आपका आंसर बनना चाहिए। चलिए, मैंने आपको कहा केवल आपने ऑप्शन चेक करने। अच्छा देखो, अगर आप चारों ऑप्शन में देखें तो पहला अल्फाबेट आपका K है, तो हम K से चेक नहीं करेंगे, हम करेंगे फिर सेकंड लेटर से। अब सेकंड में देखो, यहां से यहां जाना है, फिर यहां का सेकंड हमने निकालना है। यहां का सेकंड आपको Q दिया गया, यहां का सेकंड क्या दिया गया? S दिया गया। अगर आप यहां देखें तो K आपका कितना होता है? 11 होता है। M कितना होता है? 13 होता है। क्वेश्चन मार्क की जगह पता नहीं है क्या होगा, लेकिन Q का कितना होता है? 17 और S का कितना होता है? 19। अब 17 से 19 जाओगे, 17 से जब 19 गए तो कितने का गैप आया? 2 का गैप आया। 11 से जब आप 13 में गए तो यहां भी कितने का गैप आया? 2 का। इसका मतलब 13 से अगले में जाओगे तो वहां भी 2 का गैप आना चाहिए। और 2 का गैप का मतलब है पहले में तो K ही आएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में पहला ऑप्शन लेटर K दिया गया, यानी दूसरे में कितना? 13 और 2 15, 15 पे क्या होता है आपका? O। इसका मतलब आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए KO। अब जहां जहां KO नहीं है, यानी ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सेकंड हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचा पहला और चौथा। अब पहले और चौथे को देखो, KO, वहां भी KO। थर्ड को देखो, ये आपका P है, P से कहां जाएंगे? O पे। O से कहां जाएंगे? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। फिर हम जाएंगे M पे और M के बाद जाएंगे L पे। अब इनकी वैल्यू देखना कितना है। P आपका कितना होता है? 16। O कितना होता है? 15। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। अगला देखें, इसका थर्ड लेटर M, M का मतलब 13 और L का मतलब कितना? 12। अब यहाँ देखो कितने का गैप आ रहा है,
यहाँ पे आया गैप -1 का, यहाँ भी गैप कितने का आया -1 का, यानी अगर इससे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे तो -1 का गैप आना चाहिए, और 15 में से 1 गया 14, और 14 पे कौन होता है आपका n, इसका मतलब अगला आपके पास क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए n। अब देखो बचे हुए ऑप्शन में KON कहां पर है, केवल पहले में ही है, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके का जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जहां तक हमारा आंसर आ जाएगा केवल वहीं तक आपने चेक करना है, बाकी को चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपकी सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका किस तरीके से है, वाह बड़ा अच्छा प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके पास प्रश्न पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं और आपको बताया भी है ऐसे क्वेश्चनों पे क्या लॉजिक लगना चाहिए। इसने क्या पूछा आपको, अगर ये सब इसी तरीके से चला गया तो ये जो शब्द दिया गया आपको बताना है कि इसका कोड क्या होना चाहिए। 10-15 सेकंड तक क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या इसका सही आंसर आना चाहिए, उसके बाद अगली चीज मैं आपको बताता हूं। एक बार लगाइएगा आप इसको। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को पहचाने तो यहां आपके पास एक वर्ड दिया गया जिसमें नंबर ऑफ लेटर 4 हैं और इसका कोड दिया गया 65। अगले को देखें, नंबर ऑफ लेटर 5 हैं, उसका कोड दिया गया 79। यानी जितना आप देखते रहे, अगर नंबर ऑफ लेटर बढ़ते हुए जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ती हुई जा रही है। यानी यहाँ 4 लेटर थे 65 आया, वहां 5 लेटर थे 79 आया। अगला पूछा गया तो आपको जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है तो वैल्यू भी थोड़ा बढ़ी आएगी, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपने किस तरीके की अप्रोच रखनी है, वो इसको कहा जाता है आपका नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग में देखो पहले क्या कहा गया, VATT, और VATT को आपको कितना दिया गया 65। नेक्स्ट वाला अगर आप चेक करें STOLK, ध्यान से देखें, इसको आपको जो कोड है वो क्या दिया गया STOLK का 79, और आपको पूछा गया किसका GENEROUS। ध्यान से देखिए अब किस तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसको पढ़िए। अगर ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप देखें कि आपके पास डबल डिजिट में दिया गया तो सबसे पहले अप्रोच आप ऐसे रखें कि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे लगाने की कोशिश करें। जैसे V कितना होता है आपका 22, A कितना होता है 1, ये कितना होता है 20, और T भी कितना होता है 20। अगर आप इन सब को ऐड करें तो देखो कितना आएगा, आपका आएगा 20 और 20 40 और 20 60। 60 में 2 ऐड करो 62, और ये 1 आ गया 63। यानी जब हमने इन सब को इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया तो सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई 63 आई। देखो 65 के आसपास आ गया। यानी 63 से अगर आपको 65 बनाना है तो कितना ऐड किया आपने +2। अगले में देखें, इसको भी करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आएगा। S आपका 19 होता है, T आपका 20 होता है, O आपका 15 होता है, L आपका 12 होता है, K कितना होता है 11 होता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट को अगर आप ऐड करें 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 16 17, 7 आपका 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितना आया 77। और 77 को अगर आपने 79 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, +2 ऐड करना पड़ेगा, तो सेटिस्फाइड हुआ। अब आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना होता है आपका 7 5, आपका n हो गया कितना 14, आपका E हो गया 5, R हो गया 18, O हो गया आपके पास कितना 15, U हो गया 21, S कितना हो जाएगा आपका 19। यानी अभी तक जब हमने दोनों क्वेश्चन को किया तो वहां पे क्या लगा कि जो आपके पास वर्ड दिया गया, वर्ड के में जो लेटर हैं, लेटर की न्यूमेरिकल पोजीशन लिखना है, जितना उनका एडिशन आएगा उसमें क्या करना है, केवल +2 करना है। अब ये वाले क्वेश्चन को हम केवल ऑप्शन की सहायता से करते हैं कि क्या पता ऑप्शन की सहायता से मिल जाए आपके पास, तो आप केवल यूनिट डिजिट को कनेक्ट करना। देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 हो गया। 32 और 5 कितना हो गया आपके पास 37, और 37 और 7 37, और 7 कितना हो गया आपके पास 44। 44 का मतलब यूनिट डिजिट कितनी आई 4, और 4 में मुझे कितना ऐड करना है, बाद में जितना भी उसका है 2 ऐड करना पड़ेगा, और 4 में 2 ऐड करके कितना आया 6। अब 6 वाले आपके पास 2 हैं। अब हमें पता है यहां तक आपके पास 44 यानी 4 कैरी बचा हुआ है। अब अगला देखो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9,
9 और 1 10। तो यहाँ पे फिर आपको जब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 106। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड ही होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ लेटर आपने जो इसमें जो पर्टिकुलर वर्ड में जो लेटर दिए गए उनको न्यूमेरिकल पोजीशन में कन्वर्ट करना है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में, और उन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद +2 करना है। तो ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके पास एम्बेडेड फिगर का। और एम्बेडेड फिगर में आपको क्या पूछा गया है? एम्बेडेड फिगर में आपको ये पूछा गया है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला इन 4 ऑप्शन में से आपको कहां दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा कहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है। आपके पास 10-15 सेकंड है, उसके बाद फिर इसके आंसर पे चलते हैं कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होना चाहिए या फिर ये कहां पर आपको दिखेगा। चलिए देखते हैं ये आपको कहां पर मिलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन केवल ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, बाकी इसमें कोई बेसिक ऐसा रूल लगता है नहीं। बाकी मैं चीजें हिडन कर देता हूं, आपके पास केवल क्वेश्चन रखता हूं। अब आपको पूछा गया कि ये वाला आपको कहां पे दिखाई दे रहा है। देखो इस वाले पोर्शन को देखें, ये वाला इतना हिस्सा ये आपको कहां पे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा अगर आप यहां से यहां जाए, ये देखो ये मिला आपको कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। देखो जरा ये वाला, क्या आपको ये वाला हिस्सा ऑप्शन 2 में दिखाई दिया? बिल्कुल, और कहीं पे बन सकता है और कहीं पे भी नहीं बना। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 ही होना चाहिए। आपको ये वाला यहाँ पे हिडन आपको मिलेगा। तो इसमें इस तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन को रखना है और इस डायग्राम को रोटेट नहीं करना, बिना किसी रोटेशन का ही मिलना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन में पहले ही लिखा गया था कि आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है, और इस तरीके से अगर आप देखें तो सीपीओ में नॉन वर्बल की दूसरा क्वेश्चन है जो सीरीज पर बेस्ड पूछा गया। अब इसने क्या कहा, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दिए गए 1 2 3 4 और जो ऑप्शन है ये यहां पर रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को। एक बार इसको बड़े ध्यान से पहचानिएगा, फिर देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए आपके पास। चलो, अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाए हो तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या कहता है आपके पास। देखो ये वाला हिस्सा ब्लैक व्हाइट, फिर यहां पर ब्लैक, तो अगले में ये वाला हिस्सा इस तरफ क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। इसका मतलब अगर व्हाइट होना चाहिए तो 1 और 3 हम तो क्या कर सकते हैं, इनको सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पे देखो ब्लैक व्हाइट फिर ब्लैक, तो अगला फिर क्या चलना चाहिए, व्हाइट चलना चाहिए। इसका मतलब ब्लैक वाला आपका एलिमिनेट हो गया। अब आंसर आपका या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। 2 और 4 में अगर आप केवल फोकस करें तो केवल इन दो जो आपके पास सर्कल हैं, इन दो सर्कल का अंतर है। अब सर्कल में पैटर्न क्या चल रहा है, पहले सर्कल आपके इस तरफ थे, पहले सर्कल इस तरफ थे, दूसरे में जब आप यहां गए तो सर्कल फिर इस तरफ आए, यानी फिर सर्कल इस तरफ आए। यानी क्या चल रहा है, आपके जो सर्कल है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते जा रहे हैं। कैसे एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट होते जाए, यहां देखिएगा, पहले सर्कल इस तरफ थे, अब सर्कल इस तरफ आए, दूसरे में, तीसरे में यहां आए, तो यानी अगले में सर्कल कहां होना चाहिए, इस तरफ। और यहां सर्कल कहां पर नहीं है, ऑप्शन 2 में नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन 4। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न अगर आप 36 वाला क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन फिर आपको पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग में क्या कहा गया, गेम का कोड दिया गया, एक दूसरा लेटर दिया गया, उसका कोड दिया गया, और आपको एक सिंगल लेटर यानी किसका कोड पूछा गया कि बताओ इस लैंग्वेज में एम का कोड क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब सिंगल लेटर का कोड पूछा जाता है तो किस तरीके से करते हैं ये क्वेश्चन हमेशा कॉमन मेथड से करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा इसका कि आंसर क्या आना चाहिए।
एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आपने करना है। कि अगर आपको कंप्लीट वर्ड दिया गया और लास्ट में जो कोड पूछा गया वो कंप्लीट वर्ड का न पूछकर आपके पास एक सिंगल लेटर का पूछा जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा कॉमन मेथड से किया जाता है। अब वो कॉमन वाला क्या होता है, एक बार उसको देखें जरा। कॉमन कहने का मतलब है, इसको बड़े ध्यान से गौर करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके पास एग्जाम में बनते हैं, मैं पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। गेम का जो कोड है आपको दिया गया 8426, उसके बाद आप दूसरे में देखें MUST और इसका जो कोड दिया गया आपके पास, इसका कोड है 7853। कोई तीसरा वर्ड है? नहीं, तीसरा वर्ड नहीं। अब पूछा गया बताओ M का कोड क्या होगा। अब आपको पता है कॉमन से करना है। कॉमन का मतलब है इन दोनों शब्दों में अब जो लेटर है वो लेटर कहां कहां कॉमन है। हमको M का पूछा गया तो आपको M और M यहां कॉमन मिला। अच्छा, M के अलावा क्या कोई और इन दोनों में कॉमन है? GAE बिल्कुल नहीं, कोई और कॉमन नहीं है। इसका मतलब M का कोड भी क्या होगा? कॉमन होना चाहिए। अब बताओ इन दोनों जो आपके पास नंबर है इनमें से ऐसी कौन सी डिजिट है जो दोनों जगह कॉमन है? वो आपके पास कौन सी डिजिट है जो दोनों जगह कॉमन है? 8। इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल M कॉमन था, इसलिए M का जो कोड यहाँ निकल के आया वो आपके पास कितना आना चाहिए? 8 होना चाहिए। और 8 का मतलब आंसर क्या बनेगा आपके पास? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास जो आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन 4 बना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आपके पास पूछा गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके पास डाइस से, और आपको डाइस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जब किन्हीं एक पर्टिकुलर जो डाइस की 2 पोजीशन दिया जाता है और उन 2 पोजीशन में एक नंबर कॉमन हो तब कैसे किया जाता है। अगर एक ही डाइस की 2 पोजीशन दिया गया और में 2 नंबर कॉमन है तब कैसे किया जाता है। या दोनों डाइस में एक ही डाइस की जब 2 पोजीशन दिया गया और 2 पोजीशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तब किस तरीके से करना चाहिए। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, वो डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसने क्या पूछा आपको? सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी फेस अपोजिट टू द शोइंग 1। यानी मुझे कुल मिला के क्या निकालना है? मुझे निकालना है वह नंबर जो किसके अपोजिट होगा? 1 के अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा। अब डाइस में क्वेश्चन करने से पहले आप जरूर देखें इन दोनों जो पोजीशन दिया गया, ये डाइस एक ही होती है, एक ही डाइस की 2 पोजीशन है। ये 1 नंबर कॉमन वाला है, 2 नंबर या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो देखो इनमें कोई नंबर कॉमन है, बिल्कुल। कौन सा नंबर कॉमन है? अब आप देखें तो यहां 5 और कौन कौन से कॉमन, देखो 5 4 5 4, ये दोनों नंबर क्या है आपके? कॉमन है। अब जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो जो बचे हुए नंबर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब 1 के पीछे क्या आएगा? हमेशा 6। यानी अगर आपको पूछा जाए 1 का अपोजिट क्या होगा? 6, और 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। लेकिन ये मेथड तभी काम करेगा जब दोनों पोजीशन में 2 नंबर कॉमन हो। तो इसने पूछा था 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो 1 के अपोजिट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और अगर 1 के अपोजिट 6 आएगा तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक भी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो चैलेंजिंग वाला हो, बड़े आसान से आपके पास यहां बने हुए थे, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास 3 से 4 सेकंड में बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी यहां साइन को इंटरचेंजिंग करने को कह रहा है। बिल्कुल, कि प्लस का मतलब आपका माइनस है, माइनस का मतलब इनटू है, इनटू का डिवाइड है, डिवाइड का प्लस है। अगर ये सीक्वेंस इस तरीके से चलता रहा तो आपको पूछा गया जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्वेश्चन मार्क की जगह दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो भी चीजें हैं वो आपका बॉड मास के तहत चलता है, और यहाँ पे आपने केवल किस पे फोकस करना होता है? डिवाइड पे फोकस करना होता है। अब यहाँ इंटरचेंजिंग का तो है नहीं, तो आंसर बड़ी जल्दी से आना चाहिए। अगर मैं केवल नंबरों को लिखूं तो देखिएगा नंबर क्या क्या है आपके पास? 137, फिर दिया गया 56, फिर कितना है 7, फिर 6 और फिर 31, और आपको पूछा गया इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो प्लस का मतलब क्या है आपके पास? प्लस का मतलब है माइनस, यानी जहां जहां प्लस होगा उसकी जगह माइनस रख देंगे। इस तरीके से चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं डिवाइड से। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस, तो यहां पे क्या लगा दो? प्लस। इनटू का मतलब देखो यहां पे दिया गया ना, डिवाइड का मतलब प्लस है,
चलिए, इनटू का मतलब क्या है, तो इनटू का मतलब भी दिया होगा, इनटू मींस डिवाइड, तो यहां पे क्या लगा दो आप, डिवाइड का साइन लगा दो। 7 और 6 के बीच में माइनस है, और अगर आप देखें तो माइनस का मतलब क्या है, इनटू, तो यहां पे क्या लगा दीजिएगा, इनटू। फिर क्या लिखा गया, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, यहां पे दिया गया है प्लस का मतलब माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। अब केवल आपने बॉड मास लगाना है, बॉड मास में क्या आएगा 137 प्लस 7 का डिवाइड 56 में करो, कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, 8 का डिवाइड 8 का मल्टीप्लाई 6 से करो, 8 6 के 48, तो ये वाला 41 और यहां पे 31, ठीक है। अब यूनिट डिजिट चेक करें तो 4 3 5 और 9 अलग अलग है, तो केवल यूनिट डिजिट से कीजिएगा। देखो 7 और 8 कितना होता है 15, और 15 में से एक गया कितना होता है 14, 14 का मतलब आपकी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 4, और इन सब में यूनिट डिजिट 4 केवल किस में है, पहले वाले ऑप्शन में, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ऑप्शन को ऑब्जर्व किया हो तो सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम केवल यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। देखो कितना 8 और 7 15, 15 15 में से एक गया 4, 14, और 14 का मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एग्जाम में समय बचाना है, तभी आपका अगले किन्हीं सब्जेक्ट के लिए अच्छा खासा समय बचेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहां पर आपको कहा गया ये जो अल्फाबेट दिए गए हैं, ये अल्फाबेट में से कौन सा अल्फाबेट का जो मीनिंग है वो दिया गया है ऊपर क्वेश्चन में, कि ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का वगैरह वगैरह, और पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए। तो कहा गया इस क्वेश्चन मार्क को कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा, एक बार देखिएगा इसको, बहुत ज्यादा इसमें भी समय नहीं लगता आपका, बड़ा आसानी से बन जाना चाहिए। चलो देखिए, ए डिनोट प्लस, ए का मतलब क्या है प्लस, तो ए को हमने क्या रख दिया यहां पर प्लस रख दिया। अगला कहा उसने बी का मतलब है इनटू, तो जहां पे भी बी होगा वहां पर क्या रख देंगे, इनटू रख देंगे। सी का मतलब है माइनस, तो जहां जहां सी होगा वहां पे माइनस रख देंगे, और डी का मतलब है डिवाइड, तो डी को क्या रख देंगे डिवाइड। अब आपको पता है यहां केवल बॉड मास के तहत ही चलना है, तो देखो ये क्या होगा, 3 का डिवाइड आपने 96 में करना है, और जब 3 का डिवाइड आप इसमें करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 32 आएगा। 32 की मल्टीप्लाई करनी है 8 से, और जब आप 32 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा, आप 8 2 जा 16, 8 3 24, 24 और 1 25, कितना आ गया 256। यहां पे है आपका -25, ये वाला देखो इतना वाला हिस्सा -25 प्लस 14, और 25 में से अगर आप 14 को अगर घटाते हैं तो आपके पास कितना आना चाहिए 9, लेकिन 9 का साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, और जब 9 का साइन माइनस का आएगा तो सिंपल सा, अगर आप 256 में से 9 घटाते हैं, 256 में से 9 घटाते हैं, तो आपके पास क्या बचना चाहिए, आपके पास बचना चाहिए ऑप्शन थर्ड, यानी कितना बन जाएगा इसका आंसर 245, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जब आप इनको रिप्लेस करेंगे तो ऐसे आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था, ये भी आपका 8 से 7 या 9 मैक्सिमम 10-12 सेकंड में बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपको पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है। एक बार आप 10-12 सेकंड तक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, और सीपीओ में हर एक बार जितनी भी शिफ्ट हुई है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। एक बार लगाने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होना चाहिए, यानी पूछा क्या गया आपको, किसी सर्टेन लैंग्वेज में एक वर्ड दिया गया और वर्ड का कोड दिया गया, अब आपने सेटिस्फाइड करना है कि कैसे होगा। एक बार मैंने आपको बताया हुआ है इस वर्ड में जो जो लेटर है या जो जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट आपके पास यहां नहीं है, और जो जो लेटर यहां है अगर वो रिपीट नहीं हुआ है यानी ये रीअरेंजमेंट का नहीं, यानी रिप्लेसमेंट का है, और रिप्लेसमेंट में या तो कुछ ऐड हो रहा होगा तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब उस पैटर्न को आपने पहचानना है कि वो किस तरीके से आपके पास बन के आएगा। 10-15 सेकंड है, एक बार ट्राई कीजिएगा इसका आंसर क्या बनना चाहिए, फिर मैं इसके अप्रोच में चलता हूं कि इसका वास्तव में आपके पास आंसर क्या बन के आना चाहिए। देखो
इस क्वेश्चन की अप्रोच आपको एग्जाम में किस तरीके से रखना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जब भी आपका जो लेटर वर्ड में दिया गया, अगर वो आपके पास कोड में नहीं है तो यानी कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है। किस तरीके से बस चीज को एक बार चेक करते हैं। आपको दिया गया FLORA और इसका जो कोड है वो आपको दिया गया WQOL और ये क्या दिया गया आपके पास C। अब अगर हम यहां देखें तो एक बार इनके अगर हम लेटर पोजीशन लिखें तो F का कितना होता है 6, ये कितना होता है 12, O कितना होता है 15, R कितना होता है 18, A कितना होता है 1। अगर आप W को चेक करें तो W कितना होता है आपके पास 23, Q कितना होता है 17, O कितना होता है 15, L कितना होता है 12, C कितना होता है 3। अगर मैं नंबर से नंबर की अप्रोच करते हुए जाऊं तो 6 के आसपास क्या है आपके पास 3 है, चलो तो फिर 1 का देखें 23, बहुत दूर जा रहा है, यानी 6 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो 3 आना चाहिए, तो एक ये A है तो A से भी W आना पॉसिबल नहीं है। चलो और मेथड देखते हैं। 6 से अगर आप 15 बनाएं, 6 से अगर आप 12 बनाएं तो फिर इस तरीके से अगर आप अप्रोच लगा के चलेंगे तो ये आपके पास नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आसपास अगर आप जाएं तो फिर वो पैटर्न में नहीं बन रहा है। अगर आप 6 को 3 में जाएं, यहां तो बन रहा है लेकिन फिर उधर से और चीजें काम नहीं कर रही। 12 को अगर आप सामने सामने देखें तो 12 और 5 17, लेकिन 15 का फिर 15 रख दिया, 18 12, ये काम नहीं कर रहा। अगर आप देखें 1 और 2 3, चलिए +2 हुआ, अगर आप यहां देखें +2 हुआ, 18 से 12 -6 हुआ, तो ये आपका लॉजिक लग नहीं रहा। अब यहां हुआ क्या, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़ी अच्छी तरकीब निकाली और उसने किया क्या, पहले तो जो भी आपके पास लेटर दिए गए इन लेटर का क्या किया उसने अपोजिट किया। क्या किया इन लेटर का अपोजिट, यानी इनके अपोजिट लेटर लिखे। और इनके अपोजिट लेटर अगर आप देखें तो F का अपोजिट क्या होता है U होता है कि नहीं, सबको पता है। L का अपोजिट क्या होता है O होता है, O का अपोजिट क्या होता है L, R का अपोजिट क्या होता है I और A का अपोजिट क्या होता है Z। अब यहां से उसने क्या किया, अब आपको पता है U का जो लेटर पोजीशन है वो कितना होता है 21, U का लेटर पोजीशन कितना होता है 21, और 21 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 23। L का जो अपोजिट है, यहां पे थोड़ा सा देखना है, L का जो आपका अपोजिट है वो कितना होता है, L का अपोजिट होता है O। L का अपोजिट क्या होता है, यहां पे सही से लिखना है इसको, O होता है। अब L का अपोजिट जब O हुआ तो O का जो लेटर पोजीशन है वो कितना होता है 15 होता है, और 15 में 2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको सामने 17। अच्छा O का अपोजिट L होता है, L की जो लेटर पोजीशन होती है वो कितना होता है 12, और 12 से आप 15 बनाओगे तो कितना ऐड करेंगे +3। R का अपोजिट I का लेटर पोजीशन होता है 9, 9 से अगर आप 12 बनाएंगे तो कितना ऐड होगा +3। A का अपोजिट Z होता है 26, 26 में अच्छा आपको पता है C का लेटर पोजीशन 3 तो होता है, 3 के साथ कितना और होता है 29, तो 26 से 29 बनाओगे तो कितना और ऐड हुआ +3। एक बात याद रखना, C का जो लेटर पोजीशन है एक तो 3 होता है C का, इसके अलावा 29 भी होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपको किसी भी अल्फाबेट की दूसरी पोजीशन निकालनी है, यानी एक तो आपके पास अल्फाबेट की पोजीशन 1 से लेके कहां तक होती है 26 तक, इसके अलावा आपकी उन्हीं लेटर की पोजीशन 27 से लेके कहां तक होती है 52 तक होती है। कैसे, किसी भी लेटर का अगर आपने दूसरा पोजीशन निकालना है तो उसकी जो मूल पोजीशन होती है यानी ओरिजिनल पोजीशन में केवल 26 ऐड कर दीजिएगा। जैसे C का जो ओरिजिनल होता है वो 3 होता है, 3 में कितना ऐड करो 26, तो C की दूसरी पोजीशन कितनी मिलेगी आपको 29। एक और देखिएगा, अगर मैं पूछूं आपको L की दूसरी पोजीशन कितना होता है, तो L का जो मूल ओरिजिनल प्लेस होता है वो कितना होता है, L का ओरिजिनल प्लेस होता है वो 12। अगर आपको L की दूसरी पोजीशन निकालनी है तो आपको कहा गया इसमें सिंपल सा कितना ऐड कर दो आप 26 ऐड कर दो, तो 26 ऐड कर दो तो इसकी दूसरी पोजीशन कितनी आ जाएगी आपके पास 38। तो इस तरीके से आप दूसरी पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो यहां पर आंसर इतना आया। अब इसी पैटर्न को अगर हम दिए गए क्वेश्चन में कंपैरिजन करें कि दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास एग्जैक्ट में आंसर क्या बनना चाहिए, तो देखते हैं एक बार क्या आंसर आपके पास बनना चाहिए। अगला दिखा गया GOING, तो देखो GOING। अब देखो
जी का जो अपोजिट होता है, जी का अपोजिट क्या होता है आप सभी को पता है, जी का अपोजिट होता है टी। तो पहले तो हमने अपोजिट ही करना है, जैसे यहां किया अपोजिट, जी का अपोजिट टी, ओ का अपोजिट एल, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, फिर जी का अपोजिट क्या होता है टी। और फिर जो अपोजिट करके आया पहले दो में प्लस टू करो, ये 20 होता है, 20 में 2 ऐड करो 22, 22 का मतलब क्या हो गया आपके पास v हो गया। एल में भी +2 करो, एल में अगर आप +2 करोगे 12 2 14, 14 का मतलब क्या हो गया n। यानी इस कोड के पहले दो अल्फाबेट हैं वो v और n होना चाहिए। अब देखो v और n यहां पर नहीं है, v और n यहां पर भी नहीं है, v और n यहां पे भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन 2। हम इतना ही सॉल्व करेंगे, इससे आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर यहीं से निकल के आ जाएगा। अगर आप आगे भी सॉल्व करें तो आपका ये u आ जाएगा, ये p आ जाएगा और ये w आ जाएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बोला है जहां तक आंसर आ जाए वहीं तक चीजों को बनाएंगे, ठीक है। तो आपका पैटर्न ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक नंबर सीरीज का दिया गया और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा आपके पास क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा आंसर आना चाहिए। तो एक बार इसको देखिएगा किस तरीके से प्रश्न बनेगा, फिर मैं इसको आपको बताता हूं कि यहां पर्टिकुलर आना क्या चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो पहला वाला आपको दिया गया -1/729, नंबर बड़े प्यारे हैं, -1/81, दूसरा दिया गया -1/9 और आपको अगला पूछा गया अगला क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर इस पैटर्न को देखें तो ये जो 9 है, ये 9 है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर है। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9। अच्छा ये 81 दिया गया, 81 क्या है, अगर आप 3 की पावर 4 करेंगे तो आपको पास क्या मिलेगा 81, यानी 81 कहां से आया 3 की पावर 4। आगे जाएं, अगर आप 3 की पावर 6 करें तो 3 की पावर 6 आपको क्या मिलेगा 729। अब ये क्या चल रहा है 3 की पावर 6, पावर को अगर आप देखें तो कितना कितना कम हो रहा है आपका पावर, 2 कम होता जा रहा है। यानी नेक्स्ट जो टर्म आना चाहिए वो आना चाहिए 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 का मतलब है ऊपर देखो क्या चल रहा है -1 -1 -1, तो यहां भी क्या चलेगा -1, और 3 की पावर 0 क्या होता है 3 की पावर 0 क्या हुआ 1 हुआ। और 3 की पावर 0 जब 1 होगा तो फिर अगर आप इसको पर्टिकुलर सॉल्व करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए -1/1 कितना होता है -1। तो इसके लिए जो आपके पास आंसर बनना चाहिए वो आपका क्या बनेगा ऑप्शन 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन फिर आपको क्या पूछा गया, आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन से पूछा गया, और डिस्टेंस डायरेक्शन में बड़ा ही आसान प्रश्न पूछा गया कि आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सही आंसर कौन सा आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो किस तरीके से सॉल्यूशन आएगा, बड़े ध्यान से इसको आप यहां पर देखना। हम सॉल्यूशन करते हैं। रोहित ड्राइव 3 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। रोहित ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और नॉर्थ में कितना गया 3 किलोमीटर गया। नॉर्थ में 3 किलोमीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया 4 किलोमीटर। अब यहां से अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो देखो इसको यहां पे बनाते हैं। रोहित पहले ए से नॉर्थ में गया कितना 3 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेने का मतलब अगर कोई आदमी नॉर्थ को देखता है, अगर बायां मुड़ता है तो वो आपका पश्चिम यानी वेस्ट में जाता है, और बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है, यानी यहां से यहां कितना गया 4 किलोमीटर। फिर वो क्या कहता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, और अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग का लेफ्ट टर्न कहां होता है साउथ में, और ये साउथ में जाता कितना है 6 किलोमीटर चलता है। अगर ये साउथ में 6 किलोमीटर चलेगा तो आपको पता है यहां तक अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर होगा। यानी इसको अगर आपने और नीचे चलाना है तो इसको कितना और चलाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ में जाता है ये 6 किलोमीटर, तो यहां तक हमने उसको चलाया, साउथ में चला गया 6 किलोमीटर। फिर कहा गया एट लास्ट फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए कितना जाता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब आपको पता है ये आदमी साउथ फेसिंग है, और अगर लेफ्ट टर्न होगा बाएं मुड़ेगा तो फिर कौन सी दिशा में जाएगा ईस्ट में, और 4 किलोमीटर चलता है। 4 यहीं पे कैसे आएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 4 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 4 होगी, और कौन से पॉइंट पे चलता है ये पहुंच जाता है बी पे, यानी ये आपका बी पॉइंट है। अब प्रश्न क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया
इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। अगर उसको बी से ए तक जाना है तो उसको और कितना ड्राइव करना पड़ेगा। आपको पता है ये ठीक इसके साउथ में, अगर ये ऊपर जाएगा तो कौन सी दिशा में जाएगा, ये जाएगा ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां से, बी से ए में जाने के लिए वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, और जाएगा कितना, 3 किलोमीटर। तो वो नॉर्थ में उसको कितना जाना चाहिए, 3 किलोमीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा शो करता है जो नॉर्थ में 3 किलोमीटर बताता है, तो वो आपके पास कौन सा है, ऑप्शन 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपका डिस्टेंस डायरेक्शन बना था और 15 सेकंड से ऊपर का इसमें था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से एक और क्वेश्चन आपके पास डाइस का आया है, और इसमें क्या पूछा गया, आपको पूछा गया आप बताओ जहां पे आपके पास 1 है, 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, स्क्रीन से थोड़ा हट जाते हैं ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। और यहां आपको पूछा गया बताओ आंसर क्या आना चाहिए। अब आपको पता है कि जब भी एक से ज्यादा आपके पास डाइस की पोजीशन दिया जाए, एक से ज्यादा पोजीशन दिया जाए, तो किन्हीं भी 2 डाइस को आप कंपैरिजन करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर से देखना, ये एक ही डाइस की 3 पोजीशन है, और जब भी आपके पास एक डाइस की एक से ज्यादा पोजीशन दी जाती है तो किन्हीं भी 2 पोजीशन को आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आना चाहिए, कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस आएगा। और उसके लिए आप के लिए प्रायोरिटी मैंने बताया हुआ है कि कम आप उस 2 पोजीशन को लेके चलिए जिनमें कम से कम कोई एक नंबर ही कॉमन हो, क्योंकि अगर एक नंबर कॉमन हो तो वहां जल्दी से आंसर निकल जाता है। अगर मैं इन 3 पोजीशन में देखूं तो देखता हूं कौन सी 2 में कोई एक नंबर कॉमन है, 165। अगर आप इसको और इसको लेके चलें तो यहां तो आपका 16 कॉमन है, तो यहां तो 2 नंबर कॉमन है। ठीक है, तो इससे आपका आंसर तो आएगा लेकिन पॉसिबिलिटी में बनेगा। फिर देखते हैं कौन से उसमें कोई 2, 165, 142। तो देखो अगर आप पहली और तीसरी पोजीशन को देखें तो उसमें कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है। अब क्या होता है, जब भी आपके पास किन्हीं 2 पोजीशन में एक नंबर कॉमन है तो आप क्या करते हैं, यहां से क्लॉक या एंटी क्लॉक घूम जाए। तो मैं क्लॉकवाइज घूमा यहां से, तो मेरे पास क्या मिला, 1, 1 के बाद मिला 5, 5 के बाद क्या मिला, 6। अब मैं इसमें भी क्या करूंगा, इसमें भी मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। क्यों, क्योंकि यहां क्लॉकवाइज गया। अगर मैं इसमें एंटी क्लॉक जाता तो इसमें भी कैसे जाता, एंटी क्लॉक जाता। तो फिर वहां से रोटेट करोगे तो क्या आएगा, कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आना चाहिए, इसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4। अब देखो सारे नंबर आ गए, ऐसा कौन सा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा नंबर है, 3, यानी वो किसके अपोजिट होगा, 1 का। यानी क्या पता चला, 1 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा, 5 के अपोजिट क्या मिलेगा, 2, और 6 के अपोजिट 4, 6 का 4, 4 का 6, 5 का 2, 2 का 5, 1 का 3, 3 का 1। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन। प्रश्न क्या पूछा गया था आपको बताना है 1 के अपोजिट। तो आपको पता है 1 के अपोजिट हमको क्या मिला, 1 के अपोजिट 3 मिला। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहा है एक भी डाइस की जब एक से ज्यादा पोजीशन आ जाती है तो कोई भी 2 पोजीशन को आप कंपेयर कर सकते हैं और वहां से आप अपोजिट फेस निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त आप ये होना चाहिए, कम से कम प्रायोरिटी इसको दीजिएगा कि एक ही नंबर कॉमन आ जाए, क्योंकि आपको पता अगर किन्हीं 2 पोजीशन में एक नंबर कॉमन होता है तो वहां से हमेशा डेफिनेट आंसर बन के आते हैं, जबकि 2 नंबर कॉमन में एक ही डेफिनेट आंसर बन के आता है। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है इमेज से, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया और ऑब्जेक्ट के राइट साइड में उसने इमेज रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है, और उसने पूछा कि बताओ इसका अपोजिट क्या आना चाहिए। अब मिरर इमेज में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं, आपको बताया बड़ा आसान सा होता है, केवल आपने अप्रोच पे ध्यान देना है। अब राइट साइड में रखा हुआ है तो आपको पता है जब राइट साइड में रखा है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये इसको देखें ध्यान से, ये वाला हिस्सा आपको पता है ये मिरर के नजदीक है, तो जब इसका इमेज बनेगा तो यही वाला हिस्सा आपका मिरर के नियर बनना चाहिए, यानी इमेज में उस तरफ बनना चाहिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये वाला हिस्सा आपका यहां पे पहले ये बनना चाहिए। अब आप ऐसा देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि ये वाला हिस्सा आपका लेफ्ट में बनेगा। तो देखो यहां पे तो गायब ही कर दिया गया, तो पहला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है मिरर में जो चेंजेस होते हैं वो लेफ्ट और राइट में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। आपका लेफ्ट राइट में चला जाता है, राइट
लेफ्ट में आता है, जबकि टॉप और बॉटम में कोई भी अंतर नहीं आता, टॉप वही रहता है, बॉटम वही रहता है। यहां देखो, यहां से गायब कर दिया गया। अब आपको पता है यहां ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो यहां पर भी होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये दोनों आपके टॉप में हैं और इस वाले में बॉटम में रख दिया गया, तो बॉटम और टॉप में तो चेंजेस होता ही नहीं है, तो फिर आंसर आपका कौन सा बचेगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2। तो इस पर्टिकुलर के लिए आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। तो ये इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। फिर 45 वाला क्वेश्चन देखें तो फिर से ये क्वेश्चन आपको इमेज वाला पूछा गया। अब इसको उसी मेथड से निकालने की कोशिश करें कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखो, आपको पता है मिरर के नजदीक आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने चेक करना है कि ये किस तरीके से बनेगा। देखो, ये वाला हिस्सा आपका मिरर के नजदीक है, तो इमेज में भी ये मिरर की तरफ ही बनना चाहिए, क्योंकि आपका मिरर में जो चेंजेस होते हैं वो लेफ्ट और राइट में होते हैं। टॉप और बॉटम तो क्या रहता है आपका? सेम होता है। यानी इधर वाला हिस्सा आपका ये जो राइट में है ना, ये हिस्सा ये आपका लेफ्ट में बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये लेफ्ट में बनना चाहिए तो देखो कौन से ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देखो, अगर आप पर्टिकुलर इसको देखें, अगर इस तरीके को अगर आप मिरर में देखें, इस वाले हिस्से को अगर आप मिरर में देखें, तो ये आपका इस तरीके से राइट साइड में फ्लिप हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये वाला ऑप्शन ऐसा कहां पर है और ये बनना किसकी तरफ चाहिए? ठीक है, पी की तरफ बनना चाहिए। तो देखो, ऐसा हिस्सा आपको कहां पर दिखता है उसको फोकस करना, ये वाला हिस्सा। देखो, एक तो आपको यहां मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। देखो, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा अगर आप यहां देखें तो किसकी तरफ था? पी की तरफ। और अगर आप पी का मिरर इमेज देखें कि पी का मिरर इमेज किस तरीके से बनना चाहिए, तो पी का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अब देखो, ये कहां पर है? एक तो यहां पर है, यहां पर पी को सेम टू सेम रखा गया, तो ये सेम टू सेम नहीं आएगा। अब आंसर आपका बनेगा या तो पहला या तो अंत वाला। अब दोनों में अंतर देख लो क्या है। इसमें अगर आप इस 6 को देखें तो इसने 6 को एज इट इज रखा है, जबकि 6 कभी भी एज इट इज नहीं दिखता, वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास आंसर कौन सा बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। बड़ा ही आसान, आपका मिरर इमेज से भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरीके से इसका आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका क्लासिफिकेशन से, और क्लासिफिकेशन में भी ये जो क्वेश्चन है ये नंबर क्लासिफिकेशन का है। और क्या पूछा गया आपको? पूछा गया ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका इन पैटर्न को फॉलो नहीं करता, यानी ऑड छांटना है। और जब भी आपका लेटर क्लासिफिकेशन आता है तो केवल गैप को ही चेक करना है। अब गैप को देखें, यहां पहले ऑप्शन को देखें तो 10, आई का 9, जी का 7, क्यू का कितना होता है? 17। इसको देखें जरा, W 23 होता है, V 22 होता है, T 20 होता है, D 4 होता है। एक लास्ट किसी और को चेक कर लो, तीसरे वाले को देखो, K का मतलब आपका 11 हो गया। देखो इसका पैटर्न ये है, K का 11 हो गया, L का 12 हो गया, N 14 हो गया, P कितना हो गया? 16। ये वाला इसका है और इसका ये है। अब यहां देखें जरा एक बार पैटर्न, 10 और 9 -1, 23 और 22 -1, और देखो 11 से 12 में गए तो यहां क्या हो गया? +1 हो गया। यानी पहले दो अल्फाबेट को देखें तो पहले दो लेटर -1 -1, लेकिन तीसरे वाले में क्या हो गया? +1 हो गया। इसका मतलब 100% आपका ऑप्शन 3 ही इन सब में क्या है? सबसे अलग है। ठीक है, तो बाकी को फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम समय बचा सकते हैं, हम उस तरकीब पे काम करेंगे। तो आपका आंसर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए अगले उसमें जाएं। अगला क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से पूछा गया, और ब्लड रिलेशन में भी कौन सा फॉर्म पूछा गया? कोडेड ब्लड रिलेशन। अब कोडेड ब्लड रिलेशन किस तरीके से है? ये आपका फॉरवर्ड वाला है, बड़ा आसान होता है, तो ये भी आपका बन जाना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, आपका आंसर क्या बनना चाहिए, फिर मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने बनाना है। देखो, बहुत आसान अप्रोच है और बहुत आसान भी प्रश्न है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी है तो इस क्वेश्चन को 12 सेकंड से ऊपर या 14 सेकंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 सेकंड में आपका बन जाना चाहिए। और अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो 15 सेकंड से कम में भी ये आपका बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बनना चाहिए उसको फोकस कीजिएगा। इसने कहा m
क्वेश्चन मार्क सी, और एम क्वेश्चन मार्क सी का मतलब, अगर क्वेश्चन मार्क का मतलब देखें तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, पहला वाला सन है बी का, यानी एम इज द सन ऑफ सी। और अगर एम सन होगा सी का तो ये इस तरीके से बनेगा कि सी का पुत्र कौन है, एम। आगे सी से जब जे में जाएंगे तो बीच में डॉलर लगा हुआ है, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी कौन किसकी सिस्टर, सी इज द सिस्टर ऑफ जे। फर्स्ट पर्सन सिस्टर होना चाहिए दूसरे का, और वो यहां से पता चला कि पहला वाला सिस्टर है दूसरे की, यानी सी इज द सिस्टर ऑफ जे। और सी सिस्टर है तो सी का जेंडर आ गया, किसकी सिस्टर है, जे की, तो जे को हम इस तरीके से रख देंगे। अगला देखिए, जे स्टार जेड, स्टार का मतलब क्या है, मदर, यानी कौन किसकी मदर, फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकेंड, यानी जे मदर है जेड की। और अगर जे मदर है जेड की तो जे को यहां पे आना चाहिए, और अगर जे मदर है जेड की तो जे का बेटा या बेटी, सन या डॉटर कौन होगा, जेड होगा। आगे देखें, इस तरीके से आपके पास बन गया। प्रश्न क्या पूछा गया आपके पास, हाउ इज द जे रिलेटेड टू एम, यानी एम ने जे को क्या कहना है, यही तो कहा गया। अब देखो एम जे को क्या कहेगा, हाउ इज द जे रिलेटेड टू एम, एम ने जे को क्या कहना। तो देखो ये एम की कौन है, मदर, और ये मदर की कौन है, सिस्टर, और मदर की सिस्टर क्या कहलाती है, आंट। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी एम ने जे को क्या कहना है, तो जे कौन है, एम की जो मदर है, मदर की सिस्टर, तो ये इसका मतलब क्या होता है, मदर सिस्टर, यानी माता जी की बहन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। फिर से देखो, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन बना हुआ है ये डाइस का बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब आपको इसका आंसर बताना है, क्या आना चाहिए। ये एक डाइस की 3 पोजीशन दिया गए हैं, अब आपको कम से कम कोई 2 पोजीशन को मैच करना चाहिए आंसर निकालने के लिए, जहां कम से कम एक नंबर कॉमन हो। अब देखते हैं ऐसा कौन सा है, 152, ये क्या है 463, इन दोनों में तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो देखो 1 5 2 6 4 3, यहां तो एक भी कॉमन नहीं है। चलो देखते हैं, फर्स्ट के साथ अगर थर्ड को मैच करें तो एक नंबर मिल रहा है कॉमन, 1 5 2। अब यहां देखो, इस वाले से अगर आप फर्स्ट और थर्ड को मैच करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। अब पहले में आंसर क्यों नहीं आया था, पहले में आंसर इसलिए नहीं आया था क्योंकि आपको जो जिसके अपोजिट पूछा गया था वो खुद कॉमन में था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां देखो कॉमन क्या है, 1 5 और 1 5 कॉमन है, ये दोनों नंबर कॉमन आ गए। इसका मतलब जब भी 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो बचा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 2 के अपोजिट हमेशा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और इसने पूछा भी क्या है, जो नंबर कॉमन नहीं है उसके अपोजिट पूछा, तो 4 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसके लिए फिर आंसर क्या बनेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, अगर आप इन दोनों से आंसर निकालें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों में एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा, 4। अब आपको पता है जो नंबर कॉमन है, यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 4 4 के बाद 3 3 के बाद 6। यहां क्या मिलेगा, कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन, 4 के बाद 1 1 के बाद 5। अब आपको पता है कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको पता है 2 के अपोजिट कौन आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 2। अब चाहे आपको कोई भी मेथड से करो, चाहे पहला वाला चाहे ये वाला। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपका यूज होगा, और कैलकुलेशन इतना ज्यादा यूज नहीं होगा कि आपको दिक्कत आए। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, और इसमें कहा गया आपका कि अगर आप प्लस को डिवाइड से रिप्लेस करें, माइनस को प्लस से, इनटू को माइनस से, और डिवाइड को इनटू से, तो आपका जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है इसमें ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो अगर आप ब्रैकेट की बात कहें तो इसको कहा जाता है बड़ा ब्रैकेट, ये आपका होता है मिडिल ब्रैकेट, और ये वाले ब्रैकेट क्या कहलाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर आपका मिडिल वाले को, और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान रखना, ब्रैकेट को सॉल्व करना भी आपका बॉड मास के तहत ही आता है। ये 3 टाइप के ब्रैकेट आते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से इसका आंसर आएगा, बड़े ध्यान से उसको सुनना। इसने कहा प्लस और डिवाइड को आप रिप्लेस कर दें, तो इस इक्वेशन को एज इट इज लिखते हुए चले जाएंगे तो कैसे बनना चाहिए, ये आपका इस तरीके से आएगा 14, यहाँ पर इंटू है, और इंटू को हमें किससे रिप्लेस करना है, इंटू मीन्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, ये ब्रैकेट आपका छोटा वाला ब्रैकेट बन। फिर इसने कहा
इनटू का मतलब माइनस हो गया, देखो प्लस का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अच्छा फिर लिखेंगे 4। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड मीन्स इनटू, तो यहाँ पे इनटू लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और ये ब्रैकेट बंद। फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डिवाइड, यानी यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा और डिवाइड का साइन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है 6 - 4, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 6 + 4, ये छोटा ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। और डिवाइड का मतलब क्या है इनटू, तो यहाँ पे इनटू आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3। अब आपका ये इक्वेशन बना। अब ध्यान से देखना, माइनस का मतलब क्या था आपके पास प्लस, तो हम जहां पे भी इनटू, देखो इसने कहा इनटू, इनटू का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर से देखो यहां पे चीजें सही से रखना। इनटू का मतलब क्या था माइनस, आगे देखिए माइनस का मतलब क्या था प्लस, तो ये चीजें सही रखी, पहले में माइनस फिर प्लस। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या था आपके पास इनटू, तो यहाँ पे इनटू रख दिया। फिर यहाँ पे प्लस था, प्लस का मतलब था डिवाइड, यानी इसकी जगह हमने यहाँ पे डिवाइड रख दिया। फिर आगे देखें यहाँ माइनस था और माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़िए माइनस मीन्स प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस रखा 6 और 4 के बीच में। फिर डिवाइड का मतलब इनटू, तो यहाँ पे क्या रखा इनटू, तो इस तरीके से बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसा होगा, ध्यान से करते रहिएगा। यह आएगा 14 में से 6 गया कितना 8, प्लस 4 × 3 = 12 ऐसे, और ये आपका मिडिल ब्रैकेट बंद हुआ। ठीक है, और जैसे हमने मिडिल ब्रैकेट को बंद किया, आगे देखें डिवाइड, ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 4 10, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 10, ठीक है किया 10, ये ब्रैकेट बंद। अब जैसे ही 6 4 10 आया, इस बड़ा ब्रैकेट बंद और यहाँ पे क्या आया इनटू 3। आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड, अब देखना 20 डिवाइडेड 10 और फिर क्या लिखा गया इनटू 3, तो ये पहले ये वाला ब्रैकेट इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ क्या जाएगा आपके पास, आगे सॉल्व करें क्या जाएगा 10 का डिवाइड अगर आप इसमें करेंगे तो 2, फिर बीच में इनटू 3, तो फिर इसका आंसर कितना बनना चाहिए 6, और 6 का मतलब क्या हो गया ऑप्शन 3। तो आप ब्रैकेट को भी जब सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास के तहत ही सॉल्व करेंगे, और जब बोर्ड मास के तहत आप सॉल्व करोगे तो इस प्रकार आपने इसको सॉल्यूशन करते हुए जाना और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा एक बार में ही आपका आंसर सही आना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, और ये सीपीओ का जो पहला शिफ्ट है, पहले शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन। अब इसमें आपके पास क्या कहा गया कि आपने बताना है इन दो सेट के जैसे कौन सा सेट आएगा। अब जरूर पढ़ लीजिएगा, कहा क्या इसने, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर रिलेट इन द सेम वे एज द नंबर इन द फॉलोइंग सेट। इस सेट में जो नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं एज इट इज ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा है जो यहां आपका आएगा। अब देखो 264 462, अब मैं इसको थोड़ा सा आपके पास बाकी ऑप्शन हटा देता हूं। देखो ये भी आपका नया पैटर्न का है, नंबर्स को आपने ब्रेक नहीं करने, और अगर आपको नंबर्स को ब्रेक नहीं करने तो फिर कैसे आंसर आएगा। देखो इन दोनों नंबर के बीच का आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ध्यान से सुनना कैसे इसको करेगा 264 और 462 इन दोनों नंबर का अगर आप डिफरेंस निकालें तो देखो क्या आएगा। अगर आप फर्स्ट नंबर 264 में देखो कुछ भी करो, चाहे आप 264 में एक फिक्स नंबर करो या इनके बीच का गैप निकालो, तो गैप ही निकालो, इनके बीच का गैप कितना है। देखो गैप अगर निकालेंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 5 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया गैप, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच का अगर आप गैप देखें तो कितना आया 198। इन दो नंबर के बीच का गैप भी देखो कैसे आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, 2 में से 1 गया 1, तो 198। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके बीच का जो गैप है वो कितना आना चाहिए 198, तो यूनिट डिजिट से करो। देखो 10 में से 1 गया 9 नहीं, 8 नहीं आया, केवल यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 8 नहीं आया। 8 में से 8 गया 0, ये तो 0 आ जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। 6 में से 2 गया, यहाँ कितना आएगा 4, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो 14 में से 6 गया 8, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन 4। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को बनाना है, बेहद ही आसान आपके पास ये प्रश्न थे और इस प्रकार से आपका इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा जो एसएससी सीपीओ है उसका जो पहला शिफ्ट था, पहले शिफ्ट के पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि इसका एक पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ इतना ही रखते हैं।
अगले नेक्स्ट डे जो क्लास आएगी उसमें आपका सीपीओ के ही क्वेश्चन को डील किया जाएगा और शिफ्ट जो दूसरी शिफ्ट थी उसके पहले 25 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।